मुरारी तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रौ शनिराहु केतौ सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। जय माता दी। देखिए, हमने अभी तक राशियों के बारे में जाना, उनके तत्व समझने की कोशिश की और डिग्री की परिभाषा समझी कि डिग्री का ग्रहों से क्या लेना देना है, उनका बल का क्या महत्व है, और किसी भी भाव में या किसी भी राशि में जब भी कोई ग्रह 10 से 20 डिग्री के बीच में हो तो वो बलाबल होता है, और उससे विपरीत दोनों तरफ उसका उसकी ताकत कम हो जाती है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे मित्र ग्रह और शत्रु ग्रह। यहां तक क्लियर? यहां तक कोई डाउट किसी को? उमी जी? डिग्री में कोई डाउट किसी को? विवेक जी आगे बढ़े? हाँ जी, हाँ चलिए। चलिए, जब हम मेरी ये पहली क्लास है इसलिए मैं अभी ओके, समझने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा चलिए, आपकी पहली क्लास, आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं मैं कि कुल मिलाकर के ठीक है 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों में ये जी। 9 ग्रह जिनकी लिस्ट है, सिर्फ इस लिस्ट पे जाइए। शनि, मंगल, गुरु, राहु, केतु, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र। इसमें से राहु केतु जो है शुक्र। ये छाया ग्रह है, क्योंकि इनका एग्जिस्टेंस नहीं है। जबकि शनि, मंगल, गुरु, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र ये ग्रह जिनका एग्जिस्टेंस है। आप देखेंगे, शनि मतलब सैटर्न, ये एग्जिस्ट करता है। मंगल हाँ मार्स, ये एग्जिस्ट करता है। गुरु जुपिटर, ये भी एग्जिस्ट करता है। सूर्य इज सन, चंद्र इज मून, बुध आपका मर्क्यूरी, और शुक्र, इन सब का एक्चुअल में एग्जिस्टेंस है। इनकी पोजीशनिंग अलग अलग है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है उस समय इनकी जो पोजीशन होगी, उस पोजीशन के बेसिस पे वो कुंडली बनती है। कुंडली इज नथिंग बट 360 डिग्री ऑर्बिट में ग्रहों की जो पोजीशन है उसको हम स्क्वायर फॉर्म में डालते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ कुंडली। ठीक है? इसमें ये 7 ठीक है। ग्रह प्लस ये 2 छाया ग्रह राहु केतु, ठीक है, जो कि ना होते हुए भी बहुत मायने रखते हैं। मतलब वो ऑर्बिट में इमेजिनरी पॉइंट है। ठीक है? वो इमेजिनरी पॉइंट कैसे है, मैं आपको चाहिए तो डिटेल में कल परसों हम लोग डिस्कस कर लेंगे 1 to 1 में। ठीक है? वो एक इमेजिनरी जी पॉइंट है धन्यवाद। जो बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 9 ग्रह हुए। अब ये सभी 9 ग्रह जो है ये 12 राशियों में विभाजित होते हैं। 9 ग्रह, इनफैक्ट 7 ग्रह, क्योंकि राहु केतु का तो अस्तित्व ही नहीं है। 12 राशियां मतलब मेष, ऋषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। मकर कुंभ और मीन। इन सब राशियों को कुछ नंबर्स असाइंड है सीरियल ऑर्डर में। मेष का नंबर 1 होता है, ऋषभ का 2, मिथुन का 3, कर्क का 4, सिंह का 5, कन्या का 6, तुला का 7, वृश्चिक का 8, धनु का 9, मकर का 10, कुंभ का 11 और मीन का 12। फाइन। और इन सभी राशियों के जी स्वामी होते हैं। जो हमने 7 ग्रहों की बात की जिनका एक्चुअल में एग्जिस्टेंस है, वे इनके स्वामी बनते हैं। मेष के स्वामी कौन है? मंगल है। वृषभ के स्वामी शुक्र है। मिथुन के मंगल। स्वामी बुध है। कर्क के स्वामी चंद्र है। सिंह के स्वामी सूर्य है। कन्या के स्वामी बुध है। तुला के स्वामी अगेन शुक्र। वृश्चिक के स्वामी मंगल। धनु के स्वामी गुरु या बृहस्पति। मकर के शनि, कुंभ के शनि और मीन के वापस गुरु। चंद्र और सूर्य को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी ग्रहों को 2-2 राशियां मिलती है। इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ कलर कोड भी डिफाइन किया हुआ है। 4 नंबर 5 नंबर राशि सूर्य और चंद्र के पास है। सूर्य, जैसे हम लोग जैसे एक राजघराना होता है वैसे ही किसी ये जो ग्रह की जो स्थिति है उसमें सूर्य राजा की पोजीशन लेता है और चंद्र रानी की पोजीशन लेता है। तो सूर्य, चंद्र, राजा, रानी ये 4 नंबर 5 नंबर बैठते हैं। इनके बगल में दोनों तरफ बुध है, राजकुमार। तो बुद्धों के पास 2 राशियां आ गई।
उसके बाद शुक्र मंत्री होते हैं, शुक्र के पास 2 राशियां आ गई। उसके बाद मंगल सेनापति होते, मंगल के पास भी 2 राशियां आ गई। तो 1 से लेके 8 तक आप इन्हें इस फॉर्म में याद कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अच्छा जी थोड़ा सा मैं जी फास्ट ले रहा हूँ। धन्यवाद। ठीक है, इसके बाद हम्म। कोई भी राजपाट होता है तो उनके कुछ कोई ना कोई कुल पुरोहित या कुलगुरु होते हैं। वो गुरु की स्थान यहाँ पे 9 नंबर पे धनु राशि के रूप में मिल गई बृहस्पति को। ठीक है, जी अब जब राज्य है तो राज्य के बाद प्रजा भी आएगी। प्रजा मतलब शनिदेव, मकर और कुंभ, ये 2 राशियां शनिदेव के पास आ गई। और जब प्रजा है तो प्रजा के लिए भी, ज्ञान के लिए उनके भी कोई ना कोई गुरु या उनके भी दैविक शक्तियां या पूजा पाठ के लिए उनके लिए भी गुरु चाहिए। तो उनके लिए ये 12वीं राशि बृहस्पति की। तो ऐसे ही शनिदेव के पास 2 राशियां, बृहस्पति के पास 2, मंगल के पास 2, 1 और 8, शुक्र के पास 2, 2 और 7, बुध के पास 2, 3 और 6 है, और चंद्र सूर्य के पास 1-1 राशियां। क्लियर? एक एक राशि। जी धन्यवाद। उसके बाद इन सब के तत्व है अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल। इस वायु ऑर्डर जल। में, इस ऑर्डर में यह है। तो अग्नि तत्व राशियां कौन कौन सी? 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर। पृथ्वी तत्व राशियां है 2 नंबर, 10 नंबर, सॉरी 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर। वायु तत्व राशियां है 3 नंबर, फिर 7 7 नंबर, नंबर और 11 नंबर। 11 नंबर, जल तत्व राशियां हैं 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर। 12 नंबर। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग जी फास्ट गए, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक जी है, जी जी बिल्कुल। एक कंसेप्ट और है, इसके पहले मैं जाऊं, एक 5 मिनट में वो कंसेप्ट, 2 मिनट में आपको कंसेप्ट बता देता हूं मैं कि वो कंसेप्ट क्या है, नहीं तो फिर आगे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये हमने पहले क्लास ले चुके हैं, हालांकि इसकी वीडियो भी आप देख लेना। इसमें ऐसा है कि ये टोटल 360 डिग्री का ऑर्बिट होता है अर्थ के अक्रॉस में। हम जी अर्थ को बेस मानेंगे तो ये 360 डिग्री हुआ, जिसमें सन की कोई पोजीशन होगी, जुपिटर की कोई पोजीशन होगी, कहीं पे सैटर्न है, कहीं पे मून है, सबकी अपनी अपनी पोजीशन होती है। जी तो इसको अगर हम 12 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 12 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, तो 12 डिवाइड 360 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो कितना आएगा? 30 30, 30 आना चाहिए। 30, वेरी गुड। तो 30 डिग्री ईच। इन 12 इक्वल पार्ट्स को हम स्क्वायर के फॉर्म में लेते हैं। लाइक जो 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक वो फर्स्ट हाउस होता है, 30 से लेके 60 सेकंड हाउस, 60 से 90 थर्ड हाउस, 90 से 120 फोर्थ हाउस, 120 से 150 फिफ्थ हाउस, 150 से 180 सिक्स्थ हाउस, एंड सो ऑन 360 डिग्री तक। वो ये फर्स्ट हाउस ये होता है, किसी भी कुंडली में जो ये होता है इसे हम फर्स्ट हाउस कहते हैं, इसको हम लग्न भी कहते हैं। लग्न की डेफिनेशन में मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो हम अलग से भी बता दूंगा, आपको मैं लिंक भेज दूंगा, आप वीडियो एक बार देख लेना, उस पर काफी डिस्कशन हुआ जी है। ठीक है, जी जी तो ये फर्स्ट हाउस हुआ, ये सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस, ये फोर्थ हाउस, ये फिफ्थ हाउस, ये सिक्स्थ हाउस, ये सेवंथ हाउस, ये एट्थ हाउस, ये नाइन्थ हाउस, ये 10th हाउस, ये 11th हाउस, ये 12th हाउस। ईच हाउस इज 30 डिग्री ईच, क्योंकि 30 डिग्री का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, जी जी बिल्कुल। इन्हीं हाउसेस में इस पोजीशन के हिसाब से जहां पे प्लैनेटरी पोजीशन होती है वो हम इसमें जगह जगह दिखाते हैं, जैसे मंगल, सूर्य, बृहस्पति, चंद्र। ठीक है, जी 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 फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हाउस में जुपिटर है। ठीक है, जी और ये 0 डिग्री से ये 30 डिग्री यहाँ पे, तो देखिए मैं देखता हूँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हाउस में जुपिटर है 28 डिग्री, देखिए 0 से 28 डिग्री। 28 के आसपास। ठीक है, उसके बाद ये बिल्कुल। सिक्स्थ हाउस, ये सेवंथ हाउस में यहाँ पे क्या मार्स है, मार्स क्लोज टू 16 डिग्री पे, देखिए ये सिक्स्थ हाउस, ये सेवंथ हाउस, देखिए मंगल 16 डिग्री पे। 16 डिग्री। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक बिल्कुल। कंसेप्ट हमने और बताया था, वो भी आपको बता दूं। जब भी कोई ग्रह 10 से 20 डिग्री के बीच में होता है तो उसे हम युवा कहते हैं, और ऑन द अदर वे अराउंड, जब वो 5 से 10 के बीच में हो तो कुमार अवस्था, 20 से 25 में हो तो वृद्ध अवस्था, 0 से 5 में बाल अवस्था, और 25 से 30 में वयोवृद्ध। इसका मतलब है उसकी वही वही। मैक्सिमम पावर जो होती है 100% की पावर होती है जब वो डिग्री किसी भी भाव में 10 से 20 डिग्री का हो। एग्रीड? मतलब अग्रीड अग्रीड। सेंटर पे उसकी पावर ज्यादा होगी और एक्सट्रीम साइड, दोनों साइड
whether towards 0 or towards 30, it will be weak. ओके तो किसी भी भाव में सिर्फ 0 to 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री के ऊपर किसी कुंडली में किसी ग्रह की डिग्री नहीं होती है। ठीक है, इधर 0 होगा, 30 होगा या उसके बीच में होगा। ठीक है, जब वो 10 से बीच में होगा तो पावरफुल है, मतलब परिणाम देने के लिए, वेदर इट इज अ नेगेटिव परिणाम या पॉजिटिव परिणाम। ठीक है, और जब वो ऑन द आइडर साइड होगा तो वीक होगा। यहां तक हमने अब तक कर लिया है। लग्न एक थोड़ा सा डिटेल टॉपिक हो जाएगा, इसलिए लग्न अभी हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे, वो आपको मैं अलग से बता दूंगा लग्न कैसे डिसाइड होता है, या फिर मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप लिंक से देखना। पहले ऊपर वीडियो दिए हुए हमने व्हाट्सएप ग्रुप में भी, आप उससे देख लेना। ठीक है, तो होमी जी अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विवेक जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये जो नवग्रह है, नवग्रह कौन कौन से है? सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ये दो भागों में बटे हुए हैं। दो भाग का मतलब है देवता और दानव या राक्षस। मतलब ये दो गुट है, बेसिकली दो गैंग है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस और बीजेपी है, आप वैसे ही समझ लीजिए। ठीक है, तो एक आपस में ये लोग मित्र है, लेकिन अपोजिट शत्रु है। हाँ जी होमी जी, कुछ कहा आपने? ठीक है, हाँ, ठीक है। तो देखिए सूर्य चंद्र, कुछ नहीं काम है, गलती से हो गया था वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति ये आपस में मित्र है। ठीक है, ये देवता ग्रुप है। शुक्र, शनि, राहु, केतु ये आपस में मित्र है, ये दानव ग्रुप है। ठीक है, बुध कहीं ना कहीं मध्य में पड़ जाता है। बुध की मैत्री सभी दानवों से है, प्लस सूर्य से भी है और बृहस्पति से भी है, लेकिन बुध की कुछ ना कुछ शत्रुता मंगल से रहती है और चंद्र से भी। ये जो मैंने रेड एरो दिखाया है, ये शत्रुता का दिखाया है। ये ग्रीन एरो दिखाया है, ये मित्रता का दिखाया हुआ है। ये याद रहेगा, इस टेबल को याद कर लोगे आप लोग, समझ गए इस टेबल को? ठीक है ना विवेक जी? हाँ ठीक है, बढ़िया। मतलब सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु ये आपस में मित्र है, प्लस सूर्य की मित्रता बुध के साथ भी होती है, बृहस्पति की मित्रता भी बुध के साथ होती है, लेकिन बुध की मित्रता चंद्र और मंगल के साथ नहीं होती है। ऐसे ही शुक्र, शनि, राहु, केतु ये आपस में मित्र है। शुक्र इनके गुरु भी है, शनि, राहु, केतु। शुक्र शुक्राचार्य आप कहते भी है ना। और शुक्र, शनि, राहु, केतु की मित्रता बुध से भी है। तो बुध जो है एक प्रकार से न्यूट्रल ग्रह है, जिसका वैर केवल मंगल और चंद्र के साथ है, बाकी सबसे उसकी मित्रता है। वह वैस सूर्य की शत्रुता शुक्र, शनि, राहु, केतु से है। चंद्र की शत्रुता शुक्र, शनि, राहु, केतु से है। मंगल की शत्रुता शुक्र, शनि, राहु, केतु से है। बृहस्पति की शत्रुता शुक्र, शनि, राहु, केतु से है। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी ग्रह किसी पोजीशन में बैठा है, वो मित्र के घर में बैठा है या शत्रु के घर में बैठा है, वो मित्र के साथ है या शत्रु के साथ है। उदाहरण के लिए होमी जी अगर विवेक जी के मित्र है, तो विवेक जी के घर में वो कंफर्टेबल फील करेंगे। लेकिन अगर होमी जी वेदांत जी के शत्रु है, तो वेदांत जी के घर पे वो कंफर्टेबल नहीं होंगे। होमी जी सहमत हो आप? ठीक है, तो इसलिए ये जो चार्ट है, इसको आप चाहे तो बना ले, इसको समझ ले, इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है आने वाले टाइम में। हम लोग एकदम कंसेप्चुअली जा रहे हैं। या तो शेयर भी कर देंगे तो इसको। ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया हुआ है, इसलिए। अच्छा, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। कल परसों ही किया था। रीजन यही था क्योंकि मुझे पता था कि ये कंसेप्ट आवश्यक है। ठीक है, एक आप लोग को याद क्या करना है, पहले तो आप लोग को ये सीरियल ऑर्डर याद करना जरूरी है। कौन सा ऑर्डर? 1 नंबर क्या है, 2 नंबर क्या है, 3 नंबर क्या है, 4 नंबर क्या है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और इनके स्वामी कौन है। ठीक है, ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम जब कुंडली बनाते हैं तो उसमें हम केवल नंबर सिग्निफाई करते हैं। कहीं पे 4 नंबर लिखा है, कहीं पे 5 नंबर लिखा है, तुरंत समझ आना है 4 नंबर कर्क राशि मतलब चंद्र की राशि है। ठीक है, 8 नंबर वृश्चिक राशि मतलब मंगल की राशि है।
10 नंबर मकर राशि मतलब शनि की राशि है। आप अपनी कुंडली भी अगर निकालेंगे तो उसमें भी कुछ नंबर्स लिखे होंगे, वो नंबर्स कुछ नहीं इन राशियों को सिग्निफाई करते हैं और इनके स्वामी को। ठीक है, ओके। फिर हम इनकी इनकी पोजीशन को समझते हैं, इनके स्वामी कहाँ बैठे हैं, और उससे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं कि क्या लॉजिकल प्रॉब्लम्स है, या क्या वो मित्र के राशि में, शत्रु के राशि में क्या परम्यूटेशन बन रहे हैं, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। ठीक है, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइड। ठीक है, उसके बाद ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुछ भी करना हो तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। ठीक है वेदांत जी। सूर्य चंद्र मंगल, जी जी जी, सूर्य चंद्र मंगल गुरु, सूर्य शुक्र शनि राहु केतु। ये बहुत इजी है, देखिए राहु केतु तो एक गैंग है, एक सर एक धड़। जी शनि शुक्र जी। गुरु चेला, ये एक साइड हो गए। शुक्र शनि राहु केतु ऐसे ही हो गए एक सीरियल। एक साइड हो गए। ये बुध, राक्षस है। ये सभी राक्षस है, बुध को बीच में छोड़ दो, और फिर सूर्य चंद्र मंगल गुरु ये एक साइड हो गए। सूर्य चंद्र मंगल राजा रानी जी, सेनापति और गुरु कुल पुरोहित। गुरु। ठीक है, जी 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 जी। आपने देखा भी होगा जो प्रजातंत्र में भी प्रजा और राजा में कभी बनती नहीं है, बिल्कुल, कभी बनी है आज तक। कभी नहीं। ये राज्य घराना है, ये प्रजा है, बीच जी। में राजकुमार बुद्ध है, वो थोड़ा सा मस्त मौला है, वो दोनों तरफ घूमता रहता है। हम्म, ठीक है, जी। काइंड ऑफ थिंग। और एक खास, इसमें ये था कि चंद्रमा जो है उसकी भी किसी से शत्रुता नहीं है, हाँ, वो सबको मित्र मानता है। चंद्रमा की किसी से शत्रुता नहीं है वैसे, लेकिन लेकिन उसकी शत्रुता ना भी हो, लेकिन ये लोग उसको शत्रु मानते हैं, शुक्र शनि राहु केतु। ये उसको नहीं शुक्र शनि बख्शेंगे, राहु केतु। ये उसको नहीं बख्शते। ये अच्छा, ये जो रेड वाला है इसमें मतलब बनता है इनकी आपस में। नहीं नहीं नहीं, रेड मतलब नहीं बनता है। अच्छा, ग्रीन, ग्रीन सूर्य और गुरु मतलब का सबसे बनता है राक्षसों से। नहीं 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 नहीं, देखिए रेड मतलब शत्रुता, ग्रीन मतलब मित्रता। ये तो पहले समझ लीजिए कि ये आपस में मित्र है, ये आपस में मित्र है। हम्म। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने रिलेशन दिखाया अच्छा। है, ये रेड मतलब इनका इनसे नहीं बनता है। ठीक है, ओ, अच्छा अच्छा अच्छा। ये ठीक है, एक गैंग है, ये एक गैंग है, दोनों ग्रुप ही अलग है। दोनों ग्रुप ही अलग है। राहु का इन, राहु इनको शत्रु मानता है, शनि भी इन चारों को शत्रु मानता है, शुक्र भी इन चारों को शत्रु मानता है, केतु भी इन चारों को शत्रु मानता है। ऐसे सूर्य इन चारों को शत्रु मानता है, चंद्र इन चारों को शत्रु मानता है, मंगल इन चारों को शत्रु मानता है, बृहस्पति इन चारों को शत्रु मानता है। ठीक है, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। बुद्ध की पोजिशनिंग थोड़ी अलग हो जाती है। बुद्ध क्योंकि राजकुमार है तो प्रजा में भी रहता है, तो उसकी दोस्ती इन सब से भी है, पिता से भी है और गुरु और से इन भी है। सब से ठीक है, लेकिन क्या होता है कि मंगल क्योंकि हम्म, सेनापति है तो उस मंगल से उसकी नहीं पट बनती है। ठीक है, मंगल के अपने रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, चंद्र सौम्य और ग्रह है, चंद्र मन का कारक है, सौम्य ग्रह है। चंद्र क्योंकि मन का कारक है, सौम्य ग्रह है, तो चंद्र यहाँ पे किसी से कोई शत्रुता नहीं रखता है, क्योंकि चंद्र माता है, चंद्र आपकी मन है, राइट। लेकिन कंसेप्ट यह है कि ये लोग तो उसको शत्रु मानेंगे ही, राहु के तो उसका ग्रहण कर देते हैं, शनि विषदोष बना देता है। ठीक है, यहां तक क्लियर, कोई डाउट किसी को? बिल्कुल मेरे को क्लियर है। इसके आगे बढ़े थोड़ा। फिर जो जो लेफ्ट वाले और राइट वाले वो तो आपस में शत्रु ही है ना। शत्रु ही है, इसे मैंने यहाँ पे रेड में दिखाया है। लेफ्ट और राइट वाले। हाँ, लेफ्ट और राइट लेकिन वाले। बुद्ध का क्या है, चंद्रमंगल को छोड़ के बाकी सब क्या दोस्तियां है। हाँ, बिल्कुल सही। अभी अभी एक बार ये यही याद कर लो, बाकी थोड़ा और इसमें बारीकी है वो आने वाले टाइम में पता लग जाएगी। हाँ, वो अभी मत बताइए विवेक जी, क्योंकि कंफ्यूजन में पड़ता है अननेसेसरी। ठीक है, वो जो बारीकियां है ना, वो जब हम एक लेवल में जब कुंडलियां देखने लगेंगे ना, एक एक करके बताते जाएंगे, तब याद हो जाएगा इन लोगों को, कंसेप्ट क्लियर होगा सभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा होगा तो फिर तो इसके रिपीटिशन बहुत बढ़िया रह जाएगा और दिमाग में भी बैठ जाएगा।
नहीं, वो कैसा होगा कि हमने यही सोचा है कि जब हम एक लेवल आगे जाएंगे तो एक एक केस स्टडी लेंगे, किसी का भी एक केस लेंगे, एक अननोन केस ले लेंगे, आपके जानने वाला, किसी के भी जानने वाला, और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये व्यक्ति कैसा है, इसके जीवन में क्या क्या परेशानियां हैं, इसके पर्सनल लाइफ, इसके दाम्पत्य सुख, इसके बच्चों के बारे में, उसके फैमिली के बारे में, उसके प्रोफेशन के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, राइट, और किसकी वजह से बाधा बनी है, क्या उपाय करना जी। चाहिए, एक एक स्टेप हम केस स्टडीज लेंगे वहां पे। मतलब अगर सब सही रहा तो आई हैव अ प्लान कि कम से कम 10 से 12 केस स्टडीज लेंगे हम, एक केस बहुत बढ़िया, 2-2 दिन स्टडी करेंगे हम लोग, फिर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा सबका। फिर सब हो जाएगा। लेकिन बेसिक क्लियर नहीं होगा तो हम केस में जाके कोई मतलब नहीं बनेगा, इसलिए बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको अगर कुंडली देखना भी जानना है तो ये टेबल याद चाहिए आपको, ईच नंबर के अगेंस्ट में कौन है, ठीक है। और दूसरा, ये तो बेसिक कंसेप्ट है, बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र शनि राहु केतु एक साइड, सूर्य चंद्र मंगल गुरु एक साइड। आपने एक बार राज घराना समझ लिया और ये समझ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो थोड़ा मैं आगे कल बढ़े। से किसी को जोड़ सकता हूँ क्या? मुझे ऐसे तो आप फिर लेट हो जाएगा वैसे नहीं, आपका ये। जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। होमी जी हम आगे बढ़े, हाँ जी प्लीज। ठीक है। अब एक कंसेप्ट और है जिसे कहते हैं अस्त का कंसेप्ट। आपको पता है सूर्य सबसे ताकतवर है क्योंकि जी। उसमें ऊर्जा बहुत है। जब भी कोई ग्रह सूर्य के करीब जाता है, जब भी कोई ग्रह सूर्य के करीब जाता है तो वो अस्त हो जाता है, मतलब उसकी पावर कम हो जाती है। इनडायरेक्टली सूर्य, देखिए जब सूर्य किसी को एनगल्फ कर लेता है, अगर एक तरफ सूर्य है, उसके सामने कोई ग्रह या उसके सेम लाइन में आ जाए तो उसके पावर के सामने, सूर्य के पावर के सामने उस बाकी के ग्रह की पावर फीकी पड़ जाती है। तो वहां पे हम उसे कहते हैं अस्त। अस्त की कुछ परिभाषा है जिसे हम डिग्री कहते हैं। हम फिर से जाएंगे वापस से उसी चार्ट पे जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ठीक है। नाउ दिस इज द सन, फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम है। अब मान लो इस सेम लाइन में जुपिटर भी आ जाता है, सन के लाइन में, ठीक है। इस साइड जुपिटर आ गया, तो क्या जुपिटर यहाँ पे कुछ कर पाएगा? इस समय जुपिटर अस्त चल रहा है, आपको पता है, आप कहीं भी नेट पे भी सर्च करोगे बृहस्पति इस समय अस्त हो गए, क्योंकि बृहस्पति शुभ ग्रह है, ठीक है, वो ज्ञान के कारक है। तो देखिए दुनिया में सब जगह हलचल तेज हो गई है, किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही है, पुतिन वहां पे अपनी तानाशाही कर रहा है। जीवन में कई लोगों के जीवन में परेशानियां चली। कुछ दिनों पहले शनि अस्त हुए थे, तो शनि के अस्त, क्योंकि शनि एक प्रकार से नेगेटिव ग्रह माने जाते हैं, मैलेफिक माने जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से कई लोगों के जीवन में कुछ अच्छा भी हुआ था, और जिनको शनि हेल्प करते हैं उनके जीवन में परेशानियां आई थी। तो जब भी सन के लाइन में कोई ग्रह आ जाएगा तो सूर्य के तेज के कारण वो अस्त हो जाएंगे, उनकी पावर क्षीण हो जाएगी, कम हो जाएगी या जीरो हो जाएगी एकदम अस्त होने पे। तो अस्त की परिभाषा यही है। अब वो अस्त की डिग्रियां हैं कि कौन सा ग्रह कितने डिग्री पे अस्त होता है, ठीक है। ये आप चाहो तो नोट डाउन कर लो, बहुत ही सिंपल है ये। दिखाई दे रहा है? वेदांत जी, होमी जी, आप लोग को दिखाई दे रहा है ये? जी, शनि 15 डिग्री से कम पे, 15 से कम, मंगल 17 डिग्री 17। से कम, बुध 13 डिग्री से कम, चंद्र 12 डिग्री से कम, गुरु 11 डिग्री से कम, और शुक्र 9 डिग्री। अस्त ग्रह कभी अच्छा परिणाम नहीं देता है, चाहे वो दिग्भाव कहीं भी ये बैठा हो। डिग्रीज विद रिस्पेक्ट टू किस सही? हाँ जी, ये डिग्रीज क्या है विद रिस्पेक्ट टू सूर्य? विथ रिस्पेक्ट टू सूर्य। सूर्य और इन ग्रहों के बीच का डिफरेंस इससे या इससे कम होगा तो ये ग्रह अस्त हो जाएंगे। ओके, और 1 2 3 आइदर 4 साइड, 5 आइदर साइड, तो आइदर एक साइड, किसी भी साइड में अगर ये डिग्री दोनों के बीच का डिफरेंस इतने डिग्री से कम हो जाएगा तो वो ग्रह अस्त हो जाएंगे अपने आप। और राहु केतु?
राहु केतु अस्त हो ही नहीं, क्योंकि उनका एग्जिस्टेंस नहीं, राहु तो सूर्य पे ग्रहण लगा देता है, मैंने यही कहा था। राहु केतु ना सूर्य हो, ग्रहण कर देता है। हाँ, राहु केतु नहीं होते नहीं हुए भी तो ये सूर्य के उस साइड होंगे या सूर्य के और धरती के बीच में? जब ये सूर्य के उस साइड होंगे तब, सूर्य धरती के बीच में होंगे तब भी अस्त हो जाएंगे, बट उसी जैसे ऑर्बिट में बुध है, बुध तो मेरी बात समझो, एक ही भाव में जब होंगे तब, अगले अलग अपोजिट भाव में नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने जब कुंडली बनाना सीखा था, हमने ये पाया था, ये मैं मिनिमाइज कर देता हूं, ठीक है। जैसे यहां पे मैंने सूर्य को यहां दिखाया 13 डिग्री पे, ठीक है। अब कैसा ये ऑर्बिट चल रहा है, सन भी जा रहा है, सन यहाँ पे जाएगा, क्योंकि शनि बहुत स्लो चलता है, तो कुछ दिनों के बाद ये शनि को अस्त कर देगा। अगर मैं इसी ऑर्बिट को रियलिटी मानूं, ठीक है, सैटर्न बहुत स्लो चल रहा है, सन यहां से सैटर्न को अस्त कर देगा, क्योंकि सेम ऑर्बिट में आ जाएंगे, सेम डिग्री में, सेम भाव में आ जाएंगे, सेम साइड। इसके बाद वो बुध को अस्त करेगा, शुक्र को अस्त करेगा। यू आर गेटिंग अ ये पॉइंट? ये वैसे ही है कि कोई बहुत बड़ा अधिकारी आ जाए, टॉप अधिकारी, चेयरमैन आ जाए आपका कोई, उसके सामने सारे अफसर भले कितने भी पावरफुल हो, सारे कम पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। सूर्य राजा है आखिर। बट शनि तो इसको भी कर देता है, सूर्य को भी अस्त कर देता है, ऐसा नहीं है? नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, सूर्य के सामने कोई नहीं चलता। सिर्फ राहु और केतु छाया ग्रह है, क्योंकि वो माया है, वो दिखते नहीं है, वो सबकी बैंड बजा देते हैं। बेसिकली इन सबका बाप बैठा है राहु केतु, लेकिन सबसे पावरफुल इन 7 ग्रहों में, राहु केतु को अलग कर दे, जो एग्जिस्टेंस वाले जो 7 ग्रह है, उसमें सबसे पावरफुल सूर्य है। वही आत्मा का कारक है, सबसे ज्यादा नहीं, शक्ति उसमें। मैं थोड़ा इसमें धार्मिक तरीके से बोलना चाहूंगा सुनील जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। एक्चुअली क्या है, आप शनिदेव की अगर कहानी या कथा पढ़ोगे, हाँ, जब मान लो कोई ऐसा देखोगे, तो उसमें ये कहा गया है कि जैसे जब शनि पैदा हुए थे तो उन्होंने सूर्य को भी वो ग्रहण लगा दिया था। बिल्कुल, वो लगाते वो हैं। इसलिए पूछ देखिए, सूर्य शनि जब भी साथ में आते हैं, वो आपसे पिता का प्रेम छीन लेते हैं, क्योंकि सूर्य शनि जब भी साथ में आते हैं, लेकिन वो तब तक जब तक वो अस्त ना हुए हो। अगर शनिदेव अस्त हो गए, अगर समझो सूर्य शनि एक ही भाव में आ गए, लेकिन शनि अस्त नहीं है, शनि अस्त नहीं है, तो शनि सूर्य पे सच में उनकी ग्रहण लगा दे। लेकिन शनि मेन प्रभाव डालते दृष्टि से, शनि की खासियत है, वो दृष्टि अभी हमने लिया नहीं है। अगर समझो सन यहाँ पे है और शनि यहाँ है, तब सन इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन शनि अपनी दृष्टि से सूर्य की बैंड बजा देगा। कितनी भी बड़ी पावरफुल सत्ता हो आपके पास, कितनी भी अच्छी पोजीशन हो आपके पास, आपकी नौकरी चली जाएगी, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि शनि अपनी दृष्टि से काम करते हैं। लेकिन अगर वही शनि सूर्य के साथ आ गए, तो सूर्य के सामने शनि की कुछ ताकत नहीं है। यहाँ पे 2 अलग अलग कंसेप्ट है। शनि दृष्टि से किसी भी ग्रह पे अपनी दृष्टि से काम करते हैं, बोलते हैं उनकी तीक्ष्ण दृष्टि है कि नहीं। लेकिन ओके लेकिन जब शनि इनके साथ होते हैं, शनि सूर्य अगर साथ में भी आ गए, लेकिन अगर शनि अस्त नहीं है, तो भी वो ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि वो भी एक दोष बनता है, क्योंकि वो पिता पुत्र में कहीं ना कहीं बैर दिखाता है। लेकिन अगर शनि अस्त हो गए, वो भी ठीक नहीं है, वो अस्त मतलब सूर्य के नजदीक चले गए। सूर्य के नजदीक चले गए। सूर्य ने अपने प्रभाव से, सूर्य एक तेज, एक प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश के सामने शनिदेव टिक नहीं पाए। इनफैक्ट कोई भी ग्रह नहीं निष्प्रभाव टिक हो पाता गए। है, उनके प्रभाव के सामने कोई ग्रह नहीं टिकेगा। मंगल गुरु, अभी मैं आपको कुछ कुंडलियां भी दिखा देता हूँ लाइव, इसीलिए वो बेटर रहेगा। अभी देखिए, यहाँ पे मैंने चंद्र और बुध को अस्त कर, जीरो दिखा दिया है, गोल कर दिया। क्यों गोल किया है? सूर्य 28 डिग्री पे थे, ठीक है, और चंद्र 18 डिग्री पे थे, 7th हाउस में। सूर्य और चंद्र 28 माइनस 18 कितना हुआ? 10 डिग्री, ठीक है। फिर सूर्य 28 डिग्री पे, बुध 16 डिग्री पे, 28 माइनस 16 कितना हुआ? 12 डिग्री। तो यहाँ पे बुध और चंद्र दोनों अस्त हो गए,
ठीक है। अब बुध चंद्र अस्त होने से प्रभाव कहाँ पड़ा? चंद्र की राशि की कौन सी है? कर्क राशि, मतलब 4 नंबर, वो यहाँ पे अपने घर पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। बुध की राशि कौन सी है? 3 नंबर और 6 नंबर, मिथुन और कन्या। 3 मतलब पराक्रम उनका क्षीण हो जाएगा, और 6 नंबर शत्रु वो ऋण, वो यहाँ पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। ये इनका खुद का घर है ना, भले वो किसी और के घर में बैठे है, लेकिन वो अपने घर पे ध्यान नहीं दे पाएंगे ना। फिर कुछ एग्जांपल मैं और ले मिथुन लेता और हूँ, कन्या। क्योंकि उनकी ताकत नहीं है ना, पावर खत्म कर दी ना। इसमें कोई ग्रह अस्त नहीं है। देखिए यहाँ पे, देखिए मंगल और चंद्र अस्त है इस कुंडली में। ठीक है, सूर्य की डिग्री कितनी है? 14, चंद्र की 12, सिर्फ 2 डिग्री का डिफरेंस है। चंद्र पूरी तरह से अस्त है, या अमावस्या के समय का जन्म है ये बेसिकली। ठीक है। नहीं, ये मैं इसमें ये पूछ रहा हूँ, हाँ हाँ। ये जो है ही सुनील जी, आप मतलब जैसे हमने ये डिग्रियां देखी, हम्म तो हम ये कुंडली बना रहे हैं ना, हम्म तो आपने कहा जैसे चंद्रमा और बुध का मान लो वो हो गया, अस्त हो गए, हम्म। तो उसमें क्या है, ये परमानेंट लाइफ में बंदे के अस्त हो गए, लाइफ या टाइम, जिस जिस लाइफ टाइम, यही तो प्रॉब्लम है। यही सबसे बड़े दोष माने जाते हैं। अगर कोई ग्रह उस बच्चे का जन्म हुआ उस समय ही अस्त है, तो उसका प्रभाव लाइफ टाइम रहेगा। ओके, यहाँ पे मैं तो ये यही रत्न सजेस्ट किया जा सकता है यहाँ पे ऐसे केसेस में। नहीं, तो ये ऐसे नहीं है कि जैसे अब कुछ टाइम के बाद मान लो 10 साल के बाद वो वहां से निकल गए कहीं और हो गए, तो उस टाइम पे प्रभाव डालेंगे? नहीं, देखो उनका मैक्सिमम प्रभाव तब होगा जब उनकी दशाएं आएंगी, लेकिन वो वीक हो गए ना, बाय बर्थ ही वीक है वो। अगर बुध बचपन से ही अस्त है, चंद्र बचपन से ही अस्त है, तो वह व्यक्ति बाय बर्थ वीक है। चंद्र माता का कारक भी है, उसको माता के सुख में भी दिक्कतें रहेंगी, या माता के हेल्थ में दिक्कतें आएंगी, जिसका भी चंद्र अस्त होगा। ठीक है, जिस हाउस का वो मालिक होगा चंद्र, वहां पे, और जो चंद्र के कारक तत्व है उसमें कमी 100% आएगी। मैंने कई केसेस देखे, आए दिन में केसेस देखता हूं जिसमें मुझे अक्सर दिखता है चंद्र पीड़ित, मतलब ये प्रॉब्लम आना ही आना है। बाय डिफॉल्ट हमारा प्रेडिक्शन आ जाता है, ठीक है भाई ये दिक्कत है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। 99.9% प्रेडिक्शन राइट निकलते हैं। और मैक्सिमम प्रॉब्लम मैंने देखा है कि अस्त ग्रहों से ही होती है। देखिए बुध 16 डिग्री, सूर्य 22 डिग्री, डिफरेंस 6 का। सूर्य 22 डिग्री, गुरु 29 डिग्री, डिफरेंस 7 का, दोनों अस्त हो गए। देख लो यहाँ पे सेम हाउसेस में। नहीं, ये सेम हाउस में होगा तभी हो गए, या अलग नहीं, हाउस में भी हो सकते अलग हाउस में भी अस्त हो सकते हैं, वो भी एक केस दिखा देता हूँ मैं आपको। उसका केस है मेरे पास है नहीं, अलग हाउसेस में भी अस्त होते हैं। नहीं, जैसे मतलब आप एग्जांपल ही ले लेते हैं, जैसे वो मान लो सूर्य है चौथे घर में 28 डिग्री पे, और चलिए, कोई और ग्रह है मान लो 5वें घर में 2 डिग्री पे, तो 4 डिग्री का डिफरेंस हो गया। तो हाँ अस्त हो जाएगा, बट अस्त हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको लाइव दिखाता हूँ यहीं पे अभी। फॉर एग्जांपल अभी सूर्य की डिग्री 16 है, मैं थोड़ा सा बॉर्डर लाइन केस ले लेता हूँ कोई। सूर्य 18 है, सूर्य 22 है। देखिए सूर्य यहाँ पे 28 है, लेकिन यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है। हाँ ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सूर्य यहाँ पे 22 है, शुक्र यहाँ पे 20 है। 22, लेकिन अगर समझो शुक्र 2 डिग्री पे होता फॉर एग्जाम्पल 22 के बदले, तो डिफरेंस क्या होता? सूर्य का 22 प्लस 8 30, क्योंकि 30 से जा सकते हैं। ठीक है, 30 के बाद वापस से 0 से स्टार्ट हो जाएगा। शुक्र 2 डिग्री, तो 30 माइनस 22 इज 8 का डिफरेंस आ गया बॉर्डर लाइन, और ये 2 का 2 प्लस 8 10 के डिफरेंस से सूर्य शुक्र को अस्त कर देगा। क्योंकि ये सिर्फ आप भाव को मत समझिए, एक्चुअल जो कुंडली है वो तो 360 डिग्री है ना, अक्रॉस द अर्थ। आप समझ रहे हैं ना, वो तो 360 डिग्री को हमने स्क्वायर फॉर्म में फिट किया हुआ है। एग्रीड, ये बात है। नहीं, तो शुक्र अगर जैसे अभी इसमें देख रहे हैं, तो 9th ये क्या है, सेकंड हाउस को ये इफेक्ट करेगा ना? हाँ नहीं, शुक्र दो, देखिए कोई भी ग्रह इफेक्ट कहाँ कहाँ डालता है, जहां पे वो बैठता है और जिसका वो मालिक होता है। अभी देखिए यहाँ पे 2 ग्रह अस्त है, बुध और शनि,
तो मैंने देखिए शनि के हाउसेस कौन से, 10 नंबर 11 मैंने उसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। उसके बाद बुध के हाउसेस कौन से, 3 नंबर 6 नंबर, उनको अंडरलाइन कर दिया है। मतलब इन हाउसेस पे उसका प्रभाव, क्योंकि ये शनि, अब शनि किस घर का मालिक है इस कुंडली में, पराक्रम का मालिक है और सुख का मालिक है, प्रॉपर्टी का मालिक है। ठीक है, अभी देखिए इसके प्रॉब्लम क्या आते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम, रिलेशन स्ट्रेस, नो सक्सेस। ठीक है, ये इसके प्रॉब्लम थे जो उसने क्वेश्चन किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बुद्ध, बुद्ध भी अस्त है, 3 नंबर 6 नंबर। एक मिनट फिर से बताना, ये कौन कौन से घर अस्त होंगे? यहाँ पे बुद्ध अस्त है, बुद्ध के पास कौन कौन सा नंबर है, 3 नंबर और 6 नंबर। यहाँ पे 3 नंबर कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 नंबर कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, ये दोनों अस्त हो गए। दूसरा ग्रह कौन सा अस्त है, शनि अस्त है। शनि के पास घर नहीं कौन तो सा, बुध वाला 8वां भी तो है, 8वां नहीं अस्त होगा? 8वां कौन सा, ये दिखाया ना मैंने यहाँ पे 3 नंबर 8वें 8वां में घर। बुध है क्योंकि यहाँ तो बुद्ध को मैंने गोल कर दिया ना, बुद्ध तो अस्थाई है। नहीं तो बुद्ध, 8वें घर में भी तो इफेक्ट होगा इसका। हाँ बिल्कुल होगा। हाँ, अष्टम आठ का आठ स्वामी है वो। 8वां घर अष्टम, तो ये हुआ ना, 8वां घर ये हुआ, आठवां 8वां घर तो ये हुआ ना। नहीं नहीं, आठवां वो घर, दूसरा 8, वो पहला घर। पहला घर, पहले घर में बैठा है वो, पहले घर में बैठा है वो, लेकिन उसका तो मेन उसमें भी तो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। नेगेटिव इंपैक्ट ये पड़ेगा कि वो अपना प्रभाव नहीं दे पाएगा। जैसे बुद्ध कारक किसका है, बुद्ध बुद्धि का कारक है, बुद्ध व्यापार का वो कारक है, काम नहीं उसमें कर ये पाएगा। आएगा कि उसमें ऐसा आएगा कि वो उसका डिपार्टमेंट कौन कौन से डिपार्टमेंट का वो उसके अंडर कंट्रोल करता है। तो वो 8वां घर का डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है और 11वें घर का डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है, क्योंकि उसके राशियां वहां बैठी हुई हैं। बुध का, बुध का तीसरा और छठा है। 3 हाँ, नंबर 6 तीसरे घर नंबर, के, बुद्ध का जो घर है 3 नंबर राशि और 6 नंबर राशि। 3 नंबर कहाँ लिखा है, यहाँ पे। 6 नंबर कहाँ लिखा है, यहाँ पे। 3 नंबर कौन सा हाउस है, 8th हाउस है। 6 नंबर कौन सा हाउस है, 11th हाउस है। तो 11th हाउस किसका कारक है, लाभ, प्रॉफिट। तो बुद्ध को किस, कौन सा हाउस मिला है, डिपार्टमेंट कौन सा मिला है इस कुंडली में, प्रॉफिट के लिए। और कौन सा हाउस मिला है, मृत्यु, रोग, दुर्घटना या फिर गुप्त ज्ञान। तो ये दोनों हाउसेस वीक हो गए, क्योंकि वहां पे वो काम नहीं कर पाएगा, वो कमजोर है। आप समझ गए। अगर कोई व्यक्ति वीक है तो क्या अपने घर का देखभाल करेगा, नहीं करेगा। ऐसे ही शनि के डिपार्टमेंट कौन कौन से है, पराक्रम और प्रॉपर्टी, मतलब माता, गाड़ी, मकान। तो वो जिनको, उसको 2 डिपार्टमेंट मिले थे इस कुंडली में शनि को, वो वहां पे भी काम नहीं करेगा। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा समझ गया, वो कंफ्यूजन हो जाता है एक्चुअली। वो कभी उसमें आया था, कभी उसमें आया था, घर आया था, कभी दूसरा नंबर, वो कंफ्यूजन कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, देखिए पहले बात समझिए। मैंने इसलिए कहा था कि सबसे पहले आप लोग याद कर ले वो नंबर, ये नंबर अगेंस्ट राशि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आगे मुझे पता है कि ये बेसिक क्लियर होगा ना, तो आगे इट विल लाइक चुटकी में निकल जाएंगे, केक वॉक है। सबसे पहले इस टेबल को याद कर लो, आप लिख लो कहीं पेन से। वो नंबर तो याद हो गए, लेकिन अब उसके वो ग्रहण याद हो रहे हैं। नहीं नहीं, तो ये नंबर के अगेंस्ट राशि, और इनके स्वामी के लिए मैंने हमने जो ऑर्डर बताया था कि बीच में 4 नंबर 5 नंबर चंद्र सूर्य, उसके दोनों तरफ बुध, उसके दोनों तरफ शुक्र, उसके दोनों तरफ मंगल। उसके बाद ज्ञान के लिए बृहस्पति बैठ गए, फिर उसके बाद प्रजा आ गए, शनि की 2 राशियां, फिर उनके लिए भी बृहस्पति, खत्म कहानी। मेरे याद नहीं होता ना ये, वो ऐसे आपको तो सारे याद है, हमें थोड़ी याद हो गए नहीं इतनी नहीं, जल्दी हमने भी अभी। बहुत थोड़े दिनों में हो प्रैक्टिस जाएंगे, हो धीरे धीरे जाएगा, हो कोई जाएंगे। चिंता मत कर, प्रैक्टिस से हो जाएगा, वो हो जाएगा, डोंट वरी। कोई टेंशन ना ले इसको, ये हमें भी टाइम लगा था, मुझे खुद टाइम लगा था, सीरियसली कह रहा हूँ। विवेक जी ने ये तो धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएंगे। बहुत आसान है, देखिए ये छोटे छोटे सूत्र है। हम लोगों ने तो इंजीनियरिंग में इतने सारी चीजें याद की है, रिकॉल किया है, तो बहुत इजी है, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है उम्मीद जी। हाँ जी, हाँ जी। तो ग्रह अस्त कैसे होते हैं समझ में आ गया आपको, और ग्रह अस्त होंगे तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अस्त की डिग्री वो याद नहीं रहेगी तब भी चलेगा, वो आपको सॉफ्टवेयर खुद दिखा देगा कि भाई ये ग्रह अस्त हो चुका है। वेदांत जी समझ में आई बात। बिल्कुल बिल्कुल, ये धीरे धीरे वैसे चीजें याद तो धीरे धीरे होंगी, लेकिन कोई बात चीज नहीं, जो आप समझा रहे हैं वो कंसेप्ट समझ क्लियर में होना आ रहा चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है होगा जी। ना तो इट विल बी वेरी इतना इजी। तो समझ में आ गया कि जो सूर्य के नजदीक जो ग्रह जा रहा है वो अस्त
वो हो अस्त गया, हो जाएगा, उसका बस। निष्प्रभाव हो जाएगा, कहने का यस, मतलब। उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, वो बलहीन हो जाएगा। बलहीन होने के कारण वो जिस घर के उसको अथॉरिटी मिली है कि तुम्हें ये संभालना है, तुम्हें ये संभालना है, वो उस पर काम नहीं कर पाएगा। और जब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कुछ असाइनमेंट दिया है, आपके बॉस ने आपको एक असाइनमेंट दिया है कि भाई आप ये काम देखो, भाई ये यहाँ पे साफ सफाई करा लो। अगर आप खुद कमजोर, आप बीमार हो, तो आप ध्यान नहीं दोगे। और समझो हम लोग वहां पे काम करने के लिए, हम लोग झाड़ू लगाने के लिए आए, हम लोग कुछ काम करने के लिए आए, हम बोलेंगे जब मैनेजर ध्यान नहीं दे रहा, छोड़ यार, तेल लेने गया, हम भी काम नहीं करेंगे। जब घर का मालिक, जब कोई किसी डिपार्टमेंट का जो अथॉरिटी जिसको मिली है, अगर वो मजबूत होगा, तो वो अपना काम देखेगा, ढंग से काम कराएगा, राइट ना। घोटाले पहले क्यों होते थे, जैसे यूपीए के समय कुछ घोटाले हुए, क्योंकि मनमोहन वॉज अ वेरी वाइस मैन, मैं बोलता हूँ उसने बहुत ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन उसका मैनेजमेंट और पावर नहीं था, अथॉरिटी नहीं थी। आप समझ गए ना, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो बाकी के लोग तो मनमानी करने लगे। यही होता है बेसिकली, ठीक है। तो अगर उसका 20 डिग्री से कम होगा तो वो निष्प्रभावी है। 20 डिग्री नहीं, सबकी अपनी अलग अलग डिग्री है। जैसे कि सूर्य से अगर शनि 15 डिग्री से कम होगा तो अस्त होंगे दोनों तरफ, मंगल 17 डिग्री पे अस्त होंगे, बुध 13 डिग्री के अंतर पे अस्त होंगे, चंद्र 12 डिग्री के अंतर पे अस्त होंगे, बृहस्पति 11 डिग्री और शुक्र 9 डिग्री। अच्छा, ठीक है, मतलब ये 20 डिग्री से कम ही हुए सारे। हाँ, मैक्सिमम 17 है मंगल, और मिनिमम शुक्र है 9 डिग्री। ठीक है। अब कहीं कहीं थोड़ा 19-20 है, किसी बुक में यहाँ पे बुद्ध का 13 का 14 दिखाते, कहीं 12 दिखाते हैं, एक आध डिग्री का आगे पीछे, वो जी 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 उतना मायने नहीं रखता है, जी ठीक है। जी। होमी जी, जी हाँ जी। मैं बोल रहा हूँ, एक छोटे से 2 पीस ऑफ पेपर निकाल के ना, अगर आप चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, ये मतलब बेटर रहेगा। पहले तो मैंने हाँ ऐसे ही यार, किया, अभी ना मैंने ये क्यों बनाया था आपको बताऊं मैं। पहले मुझे बड़ा कंफ्यूजन था, मतलब दिमाग चकरा जाता था, तो मैंने क्या किया, एक दिन बैठा मैं शांति से, ये सभी जो बेसिक्स है, इन बेसिक्स को मैंने पेपर पे निकाला ताकि मुझे याद रहे। देखिए, इस पर स्केच पेन से ये पूरा मैंने फोटो खींचा बाद में इसका से, ठीक है। और इट वॉज वेरी इजी देन फॉर मी अंडरस्टैंड करने, जब आप खुद लिख के निकालोगे ना, ये इतने ही कंसेप्ट है, मैंने सबको एक ही पेपर में फ्रेम करके फोटो खींच लिया था, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं कल से डायरी लेके बैठा, आज डायरी लेके नहीं बैठा हूँ। कोई बात नहीं, ये मैंने शेयर भी कर दिया है आपको, जब भी टाइम मिले, जैसे वीकेंड आ रहा है, एक आधे घंटे का टाइम निकाल लो, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजी, आप यकीन नहीं मानेंगे। इट्स लाइक यू विल एंजॉय इट। आपको ना कभी कोई ग्रजेस नहीं आएंगे, आपके बॉस ने कुछ बोला आपको कुछ महसूस नहीं होगा, और आप लाइफ में बहुत ग्रो करोगे। रीजन है, मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी तो स्कूल्स और कॉलेजेस में भी आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मुझे फील होता है कि काश हमें कोई सिखाने वाला होता, हम लोग बहुत लेट सीख रहे हैं। नेम जी ने मेरे को 2-3 बार कहा, तो मैं 2-3 दिन से प्लान ही कर रहा था, आज अचानक देखा कि समय है। इसको देखने से आपका व्यू पॉइंट लाइफ के प्रति चेंज हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, हम जो कुछ जीवन में घटनाएं घटित हो रही है, ये सब कर्मों के प्रारब्ध है। आप कुंडली से पास्ट लाइफ देख सकते हैं, फ्यूचर देख सकते हैं, अपनी माता का हेल्थ देख सकते हैं, पिता के बारे में जान सकते हैं, भाई बहन, मतलब आपके जीवन में जो भी बाधाएं, समस्त बाधाएं वो एक कुंडली बता देगी। सिर्फ आपके बर्थ की प्लैनेटरी पोजीशन और करंट फिजिकल पोजीशन जो चल रही है, जिसे गोचर कहते हैं हम लोग, जो करंट ट्रांजिट है, इन दोनों को स्टडी कर लो, आप समझ जाओगे ओके दिस इज अ प्रॉब्लम, इसका ये उपाय करने पे काम हो जाएगा। जैसे उपवास करते हैं हम लोग, मंत्र जाप करते हैं, फिर पूजा पाठ होती है, हवन होती है, कलर कोड, यहाँ तक कि बीमारियों का भी इनसे लिंक है, क्योंकि जब हम यहाँ पे तत्वों की बात करते हैं तो यहाँ पे आयुर्वेद आ गया। एग्रीड, आयुर्वेद का जन्म यहीं से हुआ है। वात पित्त कफ, ये तीनों यहीं से तो है, इसका आधार ही ज्योतिष है बेसिकली। आयुर्वेद पहले नहीं आया, पहले ज्योतिष आया है, ये हमें समझना होगा। अग्नि पृथ्वी वायु जल, ठीक है, तो आज हम यहीं तक रहेंगे। हमने समझ में आया, एक तो मित्र और शत्रु ग्रह, और दूसरा है ग्रहों की डिग्री।
इम्पोर्टेंट हो गया। होमी जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी मैं ऊंच और नीच में भी जा सकता हूँ, लेकिन वो गड़बड़ हो जाएगी। उसके पहले मुझे आप लोग को दृष्टि समझानी नहीं, होगी। अभी रहने दो आप, अभी रहने दो, कंफ्यूजन हो जाएगी। वो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, रीजन और कोई बात नहीं है। चाहिए तो एक क्लास और ले लेंगे कल। कल वापस से बेसिक पे आते हैं, स्टार्टिंग से लेकर के जो अब तक हमने किया है, ठीक है, वो यहां तक हम पहुंचेंगे, ताकि जब हम दृष्टि पे जाए या उच्च ग्रह पे जाए, उच्च नीच पे, महादशा पे जाए, उसके पहले ये कंसेप्ट क्लियर हो हमारे। और अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा समय निकाल के ना, ये थोड़ा सा रिकॉल कर लो, कहीं लिख लो, याद कर लो बस, या याद भी ना हो ना तो एक टेबल में लिख लो। जैसे कभी ये भी कोई, सेशन कहीं हमारे पास रिकॉर्डेड भी रहता है क्या? अभी तक तो मैं इसको वीडियो डाल रहा हूँ, मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ, इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक भी है। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप में रिकॉर्ड तो मैं करता हूँ, इसीलिए आप वहां से भी देख सकते बहुत हैं। अच्छा, बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, मैं ये भी आपको भेज दूंगा चाहिए तो। ठीक है विवेक जी, कुछ आप और हाँ ऐड जी, करना चाहेंगे इसमें? बस ठीक है, यही है कि अस्त का समझ जाओ कि सूर्य के ज्यादा नजदीक चला गया, तो वो जैसे बड़ा कोई अफसर आ जाता है तो छोटों, जो भी अगर ऑफिसर्स हैं उसके सामने वो छोटे पड़ जाते हैं, उनका प्रभाव कम हो जाता है। वैसे ही सूर्य का है कि सूर्य सबका बॉस है,